सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरा में साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। और हफ्ता और इतवार आप हमें लाइव देखते हैं सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान और कोशिश करते हैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आएँ। आज भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में पाकिस्तान का नाम कौन लोग रोशन कर रहे हैं, हम लोग दिफाई तौर पर कितने मजबूत हैं, और रिसेंटली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है अमेरिका है उसको किस तनाजुर में देखा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बरमला कह रहे हैं कि ऐसा इस्तकबाल और ऐसा दौरा माजी के 40 सालों में नहीं हुआ जितनी हमें वहाँ रिस्पेक्ट मिली। IT, AI, क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे मौज़ूआत पर बात हुई है और अमेरिका इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। करेंगे कराची की तामीर और तरक्की से लेके इस्लामाबाद में क्या कानून साजी होगी, सिंध असेंबली कितनी कानून साजी करेगी। फिर हमारे यहाँ आजकल पता नहीं टेंशन ज़्यादा ली जा रही है, महंगाई बढ़ गई है, बिजलियों के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, हर दूसरा आदमी शुगर में मुब्तला होता जा रहा है, डायबिटीज़ के बढ़ते हुए केसेस भी लम्हा फ़िक्रिया है। कोशिश करेंगे हम अपने डॉक्टर्स को भी ऑनलाइन लें, उनसे हम मशवरा करें, उनसे पूछें कि इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है। सर्विकल कैंसर के लिए भी, उसकी रोकथाम के लिए भी बच्चियों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त जो साहब मौजूद हैं, आपने मुतादिद अदवार मुल्क में सियासत और सहाफ़त के देख रखे हैं। आप एक कदावर सहाफ़ी भी हैं, समाजी खिदमात भी आपकी दीदनी हैं, तो बहुत सारे काम आप न सिर्फ कराची और इस मुल्क को मिल्लत के लिए कर चुके हैं, मुतादिद एवॉर्ड भी ले चुके हैं। तो जितना मुझे पता था वो मैंने बता दिया। द वन एंड ओनली मलिक मुनव्वर साहब हमारे उस्ताद, कैसे हैं मलिक साहब? खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू साजिद भाई, मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का करम है। आप कराची में सुबह सुबह लाइव शो में पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप पहुंचे टाइम पे, रैली अप्रिशिएट। पहले चूँकि मलिक साहब सहाफ़त पाकिस्तान जैसे मुल्क में करना गालबन बहुत मुश्किल काम है, तो सहाफ़त ही क्यों फिर? वो मुझे एक साहब ने कहा, यार साजिद भाई कोई और काम धंधा नहीं मिला यार, ये तो वो काम है कि वो दूसरों के मसले गले में लेना, यहाँ लोगों के अपने नहीं ख़त्म होते। साजिद भाई है, पहले तो आपका शुक्रिया, आपके इदारे को थैंक्स कि एक बार हमें फिर मौका दिया है ऐसे हसास मौजू पर गुफ्तगू करने का। लेकिन आपने साथ साथ सवाल भी बड़ा चुपता हुआ किया है। हाँ, करूँगा, अभी तो बहुत सवाल है, अभी तो बहुत है, आफत। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मलिक साहब। तो उस दोस्त को जिसने इस तरफ निशानदेही की है हाँ। कि कोई आप और कारोबार नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ कि आज के हालात को मद्देनजर ठीक रखते है हुए उसने तो ये सही सवाल किया, सही पॉइंट आउट किया। मगर क्या करें, जिनके ब्लड में, जिन कहते हैं ना, जिनकी घुट्टी में बगावत हो, हाँ, हाँ, तो वो कहाँ रुकता है? वो नहीं रुकता। वो उसका मकाम है, उसका मकाम अक्सर फिर पाकिस्तान में उनका मकाम अब कबर हो गया सर। बिल्कुल साजिद भाई, आप देखें पाकिस्तान नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया में आप देखें कि सहाफ़त बहुत मुश्किलात का शिकार है, बहुत मुश्किलात का शिकार है। आप जिस मुल्क की भी बात करें, आप देख नहीं रहे, आप फ़लस्तीन में सहाफ़ी कितने कत्ल हो, बेगुनाह मारे गए। ओवरऑल अगर हम मुख्तलिफ मुल्कों की भी सूरत हाल का जायज़ा लें तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, कोई अच्छी रिपोर्ट सामने नहीं है। लेकिन हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी इस मामले में कोई कम नहीं है। अगर हम अंदरून सिंध की बात करें, हालिया कराची की बात करें, इम्तियाज़ मीर की बात करें, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में हमारे दोस्त एंकर सहाफ़ी हैं इम्तियाज़ मीर साहब, उनको इतनी बड़ी एक अहम शारा के ऊपर टारगेट किया गया। ये तो अल्लाह ताला ने उसको एक बार नई जिंदगी दी, एक मौजज़ा हुआ उसको बच जाना, वरना उन्होंने पूरा काम उतार दिया। और अभी देखें सितम ज़रीफ़ी देखें, अच्छा, इस हुकूमत की सितम ज़रीफ़ी देखें।
हमारे कुछ जो सहाफ़ती तंजीम है उनकी सितम ज़रीफ़ी देखें कि अभी तक उसके मुलजमान का कोई अता पता नहीं है। हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करके वो अपनी चैन की बांसुरी बजा के सो रही है कि हमने बड़ा काम कर दिया है। मुलजमान कहाँ हैं? गिरफ्तारी नहीं कर रहे। गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अभी तक? जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिस जगह पर ये टारगेट किया गया वहां पर भी मुख्तलिफ बिल्डिंगों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। नॉमिनेट किए हैं ना, FIR नॉमिनेट किए हैं तो आप देखो, वो तो नॉमिनेट करेंगे जिनके ऊपर उनको शक शबूब है। मगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं? उन्होंने अभी तक उनको बेनकाब क्यों नहीं किया, कटहरे में क्यों नहीं लाए? तो ये सिक्योरिटी फेलियर भी है। कितना सिक्योरिटी फेलियर है अब देखें। आप और हम महफूज हो सकते हैं, तो ये थ्रेड नहीं है तो क्या है? किसी का चाहे कोई पर्सनल दुश्मनी का मामला हो या ओवरऑल लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि क्या कर लिया, हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। सही है ना। आप सिंध में देखिए ना, कितने साफी जा चुके, अपनी जानों से जा चुके। क्या उनके मुलजमान फांसी चढ़ गए? नहीं। क्या हुआ? एक आज सहाफ़ती तंजीमें मुजाहरा करती हैं, 2-4 प्ले कार्ड उठा के मुर्दाबाद जिंदाबाद करके वो खत्म, और हुकूमत सिर्फ बयानबाजी तक होती है। वो बयान दे कि हम मुसलमान को जल कटहरे में लाएंगे और फलाना, फिर कोई नहीं पूछता इससे आगे, और पूछेंगे भी कैसे? क्योंकि एक और वाक़या रोनमा हो रहे हैं, ओके, एक और हो जाता है, ट्रेन छूट गई, ट्रेन छूट जाता है। वो कहीं अगर पिछले वाले को भी सामने ला नहीं सकते, एक और वाक़या हो जाता है, तो पहले वाली जो फैले हैं, ये पहले वाले जो मुकदमा या FIR है वो दब जाती हैं। तो ये चढ़ता रहा सिलसिला। कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है। अच्छा। हमारे बिलखसूस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारी इतनी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, पुलिस भी है और भी सिक्योरिटी इदारे भी हैं, और फिर भी सहाफ़ियों को एक तो वो टारगेट गोली का किया जा रहा है, दूसरा एक पेका एक्ट आ गया है। तो पता नहीं वो कौन सा टीका है, कैसा पेका एक्ट है। कभी कहते हैं कि हमने वापस ले लिया, और सहाफ़ी भी ढोल बजा रहे तंजीमों वाले कि हाँ बड़ा हमने कारनामा अंजाम दे दिया, हमने सहाफ़ियों को महफूज कर लिया। इधर वो मुकदमात भी झेलें, इधर गोलियों के बुछाड़ों में भी, साय में भी अपने काम करें, तो सहाफ़त तो बहुत मुश्किल अमल होगी। हम तो खुद इसका शिकार रहे हैं, और हम तो इससे पहले भी ज़्यादा खतरनाक हालात में सहाफ़त करते आए हैं। जिस शहर में आप बैठे हुए हैं, इस शहर की कोई तारीख कोई ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। ये सड़कें, ये गवाहें आज भी ये खून में भी रंगी हुई हैं। गोलियों की बुछाड़ें होती थी, आए रोज शहर बंद भी होता था। ये तो शुक्र है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके आज कुछ न कुछ शहर महफूज है थोड़ी बाती। वो जो जिस तरीके से कभी किधर कभी किधर वो क्रेडिट आप किसको देंगे अगर ये शहर में आज अमन अमान की सूरत हाल माजी से बेहतर है? क्रेडिट पीपल्स पार्टी कहती है मुझे दें, हमें दें। नहीं जी, मैं तो पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट नहीं देता। अच्छा। उनको तो मजे आ गए हैं, उनको तो पक्की पकाई मिल गई है। ओवरऑल साफ सुथरा ग्राउंड मिल गया, बना बनाए पिच मिल गई है, वो खेल रहे हैं मजे में, फील्ड भी खुद करते हैं और बैटिंग भी खुद कर रहे हैं। वो ये क्रेडिट सिक्योरिटी दारों को जाता है। अच्छा, ये पार्टी के अंदर उनके अपने जो लोगों ने जिन्होंने बगावत की और सिक्योरिटी दारों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, ये क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने कई चेहरे बेनकाब किए और उन्होंने ये करके दिखाया। अच्छा, और उसके बाद आप देखें कि टारगेट किलिंग रुकी हुई है। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि मैं कराची का बेटा हूँ, मैं कराची का मेयर हूँ और मैं कराची के लिए काम कर रहा हूँ। घर पे तो चैन से नहीं बैठता ना, मैं आवाम के बीच में होता हूँ, तज़ीन व आराइश के काम कर रहा हूँ, पार्क्स बना रहा हूँ, हॉस्पिटलों के मामलात बेहतर करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे काम अहले कराची को नज़र क्यों नहीं आते? देखिए साहब, साजिद भाई किसी हद तक तो उनकी बात ये सही है, मैं समझता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब का कद छोटा है, शहर बहुत बड़ा है। हाफिज नईम कह रहे हैं ये सामने मुर्तज़ा वहाब खड़े, पीछे बडेरा। देखिए मुर्तज़ा वहाब एक शहर, आप तो देखें ना, अगर कोई फैसलाबाद की बात करें, सॉरी अगर आप सखर की बात करें, लाड़काना के मेयर की बात करें, हैदराबाद के मेयर की बात करें, तो कराची का मेयर जो है ना उसकी पोजीशन डिफरेंट है। कराची एक मेगा सिटी शहर है और इतनी पॉपुलेशन वाला शहर है कि उसको इस तरीके से रात में या तो आप नहीं चमका सकते रातों रात। ये बात भी सही है कि मैं मतलब ये सही करते की बात। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब की फेवर ले रहे हैं? मुर्तज़ा की फेवर नहीं ले रहा। बजाते खुद मुर्तज़ा वहाब काम करना भी चाह रहा है और काम किए भी है उसने। ओवरऑल हम उसको तनकीद का सिर्फ निशाना नहीं बना सकते। तनकीद बड़ा इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बड़ा तनकीद नहीं होनी चाहिए, मगर उसकी जो टीम है ना वो नलायकों का टोला है, वो नलायकों की टीम में घिरे हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब एक टैलेंटेड मेयर है, उसकी टीम में कौन लोग हैं मलिक साहब? बहुत सारे चमचागीर हैं जो उनके दाएं बाएं नजर भी आते हैं, और बहुत सारे बैठे हुए हैं जो सिर्फ अपने टेंडर भर के बैठे हुए हैं, जो सिर्फ झंडा हिलाते रह जाते हैं। उन्होंने घेरा हुआ मेयर साहब को। मेयर साहब को बाहर निकलना होगा, छोटी छोटी सड़कों पे जाकर विजिट करना होगा। वो 4-6 शहरों की बात करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकते।
اگر وہ نہیں پہنچ سکتے تو پھر انہوں نے میئرشپ کی کرسی سنبھالی کیوں ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے مجھے خود توقع تھی کہ گورنمنٹ بھی ان کی اور سی ایم بھی ان کا ہے, وزیر بلدیات بھی ان کا ہے, اور اب تو اختیار میئر بھی ان کا ہے. پہلے والے تو طبلے بجاتے تھے, روتے تھے, وہ روز کبال کی طرح آ کے جو ہے وہ بینڈ بازی لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, کبھی فنڈ کا رونا تو کبھی اختیار کا رونا. اب تو اختیار بھی ان کے پاس ہے, فنڈز بھی ان کے پاس ہے, مال بھی ان کے پاس ہے, شہر بھی ان کے پاس ہے, اور پھر بھی اگر آپ شہر کو جگمگاتا نہیں دیکھ سکتے, نہیں چلا سکتے, تو یہ ناکامی ہے. یہ پھر ناکامی ہے. اور پھر شاید مرتضی وہاب صاحب, فوزیہ وہاب صاحبہ کا بڑا نام ہے, آپ کے والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں, مرتضی وہاب صاحب پھر شاید دوبارہ کراچی میں میئر پیپلز پارٹی کا نہ آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو قسمت نے موقع دیا ہے, پیپلز پارٹی کی دیری نہ خواہش تھی کہ میئر ہمارا آئے, اب جب آ گیا ہے تو پھر آپ کام کریں. یہ کراچی کی عوام آپ کو سر کا جھومر بنائے گی, تاج بنا کے پہنے گی, لیکن وہ کام نظر نہیں آ رہا نا. کل آپ کے چیئرمین صاحب سے سوال ہو گیا کہ سر یہ کراچی کی سڑکیں ایک سڑک 3 بار کیوں بن رہی ہے. اس پہ بھی آتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد خوش آمدید. اور اس وقفے میں ہمیں ایک خاتون نے جوائن کیا ہے, اور وہ بزنس وومن ہے سر. متعدد ان کے بزنسز ہیں اور کافی سماجی سرگرمیاں آپ ان میں ایکٹیو رہتی ہیں. متعدد آپ ایونٹس پاکستان کے سافٹ امیج میں آپ کرواتی رہتی ہیں. بزنس کمیونٹی کا بڑا معتبر نام ہے. تصور ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. آپ بھی آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. کراچی کی ٹریفک کو عبور کرتے ہوئے مارننگ شو تک پہنچنا اور ٹائم پہ پہنچنا کتنا مشکل ٹاسک ہے؟ جی ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ہے نا. کیا چل رہا ہے آج کل, کیا مصروفیات ہیں؟ بس جی مصروفیات تو یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ویسے تو سوشل ایکٹیوسٹ نہیں ہوں, لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے کوشش ہوتی ہے کہ اچھائی میں لوگوں کا ساتھ دیں, اور وہ لوگ جنہیں پلیٹ فارم کی ضرورت ہے ان کے لیے پلیٹ فارم فری آف کاسٹ فراہم کریں. اور پھر باہر بہت سارے بچے آج کل باہر جا رہے ہیں. میرے خیال میں ریشو بڑھ گیا ہے. جی پتہ نہیں کیوں, بس کہہ رہے ہیں باہر جانا ہے, باہر جانا ہے. ان کی بھی مدد کرتی ہیں آپ؟ دیکھیے باہر جانا کوئی غلط بات نہیں, ہمارے یہاں امپیکٹ بہت غلط پڑتا ہے. کئی بار خبروں میں کچھ اس طرح کیپشنز لگتے ہیں کہ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. بحیثیت پاکستانی ہر انسان کا یہ ایک جائز حق ہے کہ وہ اپنا مستقبل بنائے, سنوارے اور اپنی نیڈ سے زیادہ کمائے. تو اس لیے لوگ باہر جاتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یا اپنے ذریعے معاش کی تلاش میں جا رہے ہیں, کوئی آپ کا ملک. اچھا تو یہاں پہ ان کو وہ سہولتیں نہیں ہیں, اس کا مطلب؟ نہیں, سہولتیں تو بالکل ہیں, بس صرف اتنا ہے کہ کرنسی کنورژن کی وجہ سے جانا پڑتا ہے. اچھا جی. وہ تو آپ ان کی کیسے ہیلپ کرتی ہیں؟ دیکھیے میں ان کی اس طرح ہیلپ کرتی ہوں کہ ان کے جو پرسنٹیج ہوتی ہے, سی جی پی اے ہوتی ہے, اس حساب سے میں ان کے لیے یونیورسٹی سارٹ آؤٹ کر کے نکالتی ہوں, اور پھر اس کو بینیفٹ یہ دلواتی ہوں کہ اگر ان کے اچھے سی جی پی اے ہیں تو ان کو اسکالرشپ مل جائے. کچھ ممالک ہیں جو 100% فلی فنڈڈ اسکالرشپ دیتے ہیں, نہ صرف اسکالرشپ دیتے ہیں بلکہ ان کو جو ہے اور جاب کرنے پر
स्टेपन भी देते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे मुल्क तलाश करके बच्चों के लिए निकालती हूँ कि वो ये काम करें और जाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं, ना सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करें, अपने पेरेंट्स और अपने बहन भाइयों के लिए भी बेहतरी का रास्ता निकालें। अंदाज़ा अगर हम आपसे पूछें, इस वक्त कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानी बच्चा सेफ़ एंड सिक्योर और करेंसी कन्वर्जन के बाद अच्छे पैसे कमा ले? यूरोपियन साइप्रस, इसकी आजकल मैंने 2-3 दफ़ा वीडियो भी बनाई है। वैसे तो मैं गुज़िश्ता कई सालों से यूरोपियन साइप्रस पे काम कर रही हूँ, लेकिन अभी उसकी एक जो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तानियों के लिए लाई गई है वो ये है कि यूरोपियन साइप्रस जो है वो इन रिटन मुआहदा तो हो गया है, नेक्स्ट ईयर 6 महीने के बाद जो है वो शेंजन में शामिल हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन में वो अभी शामिल है, बट नेक्स्ट ईयर जो है होपफुली वो जुलाई अगस्त तक शेंजन में चला जाएगा। करेंसी उसकी यूरो है। यूरो जो है वो पर डे के हिसाब से आप देख लीजिए, वो 1 यूरो जो है वो PKR 333 या 330 के बराबर है। तो अब आप कन्वर्जन कर लीजिए कि अगर बच्चे ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक और जॉब ली, पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए या क्लीनिंग के लिए या कुछ भी वॉट एवर सो, जो भी और जॉब उसे मिल जाती है और उसने 1000 यूरो या 800 यूरो कमा लिए, तो उसकी तो यानी कि उसकी तो लाइफ सेटल होगी और वो अपने अखराजात वहीं खुद बेयर करने लगेगा। हाँ, तो आप अभी मतलब सजेस्ट ये करेंगे कि इन कंट्रीज ही बेहतर है जाना बच्चों को? जी, इन कंट्रीज में हम उन मिडिल ईस्ट भी तो अच्छा हो रहा है। नहीं, मिडिल ईस्ट में बात यह है कि अभी उतने बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है। जिस तरह मैं कोई कंडम नहीं करती और ना खुदा ना खास्ता मैं ये कह रही हूँ, जिनके पास अल्लाह ताला ने जद्दी पुश्ती पैसे दे रखे हैं, जो फाइनेंशियली बहुत सपोर्टेड है, वो बिल्कुल जाए और जाके मिडिल ईस्ट में अपनी तालीम मुकम्मल करे। लेकिन जो तालीम का फ़ायदा, जो बेनिफिट उन्हें हासिल होगा वो यूरोप से होगा, US से होगा, कनाडा से होगा, चाइना से होगा, इटली से होगा, स्पेन से होगा, वो उन्हें मिडिल ईस्ट से नहीं होगा। मिडिल ईस्ट से नहीं होगा? नहीं होगा, उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा है। चले जी, बड़ी चूँकि आपको मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नौजवानों के लिए। तसव्वुर मलिक, आपसे रब्ता कैसे किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। लोग कहते हैं वो आपके शो में खातून आई थी, फिर अब उनका नंबर भेजें, वो हमें मैसेंजर पे मैसेजेस कर रहे होते हैं। सर, इसका बड़ा आसान सा तरीका है। एक तो आपके प्लेटफॉर्म से रब्ता करना है तो वो आपसे कर लेंगे, और बाकी यह है कि सोशल मीडिया पे अक्सर व पेशतर मेरी वीडियो चल रही होती है, उस वीडियो के नीचे आके कमेंट्स कर दें, हम इनबॉक्स में रब्ता कर लेंगे उनसे। चलें जी, तसव्वुर मलिक साहिबा को आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं, आप उनको मैसेजेस करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, ये आपकी मज़ीद फ़र्दर रहनुमाई करेंगी। अगर किसी को बाहर जाना है फॉर जॉब या आप कोई ज़रिया माश के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये सहूलतें भी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, आपको अच्छी कंसल्टेंसी देंगी। फ़ीस कितनी है मैडम आपकी? फ़ीस साजिद भाई फ़ीस पूछ लिया करो, महंगी फ़ीसें होती है टीवी वालों की। नहीं, ऐसा है कि देखिए, जब हम असिस्ट करते हैं और हम आपका केस लेकर जब हम सॉलिसिटर को कॉल करते हैं तो हम $200 खुद पे करते हैं, तब वहाँ का सॉलिसिटर जो होता है वो अदर कंट्रीज़ का, UK, US, कनाडा वगैरह का सॉलिसिटर अपनी कॉल मिलाता है। तो खैर, हम इतनी बड़ी बात तो नहीं करते, एक आम सा अदना सा इंसान हूँ मैं और एक आम लोकल शहरियों की तरह काम करती हूँ। तो लेकिन यह है कि जो पूरी रात हम भी मेहनत करते हैं, पूरा दिन लगाते हैं, असेसमेंट निकालते हैं, फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से बात करते हैं, तो फिर थोड़ी सी नॉमिनल सी चार्जेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब हमारा इंटरनेट लगता है, हमारे राइडर्स भागते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कोरियर सर्विस देते हैं, DHL को जमाते हैं डॉक्यूमेंट, तो फिर अच्छा, फिर ऐसा भी तो अक्सर आपकी फील्ड से जो कंसर्न लोग हैं वो भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं होती, सिर्फ बोर्ड लगा होता है। जी, दैट्स अ पॉइंट। ऐसा हुआ है और अक्सर होता रहा है। हाँ, देखिए, इसका तरीक़ेकार ये है कि बल्कि मैं आपसे एक बात शेयर उस बच्चे का फ्यूचर ही क्या? जी, मैं पहले भी मेरे ख्याल से आप ही के शो में ये बात कर चुकी हूँ मैं 2 दफ़ा ऑलरेडी, और भी तीसरी बार भी कर देती हूँ। रिलायबल नेम
کہاں سے ڈھونڈے بچہ وہ؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتائی ہے، بلکہ ہر ایک کو بتاتی رہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ بندے کا بیک گراؤنڈ چیک کیا کریں کہ وہ آلریڈی اسٹڈی سے ویزے سے ریلیٹڈ کام کرتا رہا ہے یا نہیں کرتا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پچھلے 10 سال پہلے وہ کپڑے بیچ رہا تھا، پھر 5 سال پہلے وہ ایکسپورٹر تھا، چاول میں آ گیا تھا، وہ رائس کی ایکسپورٹ کر رہا تھا، پھر اچانک سے اس نے ان سے جو وہ پیسے کمائے تھے اس نے ایک بہت بڑا آفس بنا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر انسان سوچتا ہے اس کا آفس بڑا ہے، یہ اچھا آدمی ہوگا۔ بات یہاں اچھے اور برے کی تو میں کرتی ہی نہیں ہوں، میں صرف سمپل یہ بات کہتی ہوں کہ اس کو اسسمنٹ آنا چاہیے، وہ آپ کے مستقبل سے نہ کھیل جائے۔ تو پھر یہاں پہ پاکستان میں کچھ ایسے نام ہیں کہ جو آپ ہمیں ریکمینڈ کریں ہمارے لوگوں کو؟ جی بالکل، ویسے تو بہت سارے نام تو نہیں ریکمینڈ کر سکتی کیونکہ مارننگ شو ہے، وہ کسی کی پبلسٹی ہو جائے گی، بٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جس کو آپ 10-11 سالوں سے اسی فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں اور جو کہیں بھی جائے واپس آئے تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اپنی ایک ہی لائن اور لینتھ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، تو پھر آج کل ان لوگوں پہ مت جایا کیجیے جو ویزے پیسٹ کر دیتے ہیں فیس بک پہ، قانونی طور پہ یہ غلط بات ہے۔ یا جو لوگ بٹھا کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ہوں اور میرا ویزا لگ گیا، یہ سب ایک سوشل میڈیا کی جو ہے نا وہ پبلسٹی ہے، ٹیکٹکس ہے، اور یہ سب ایک جسٹ فارم آف آپ کہنا چاہیے کہ اس کو ان دا سینس ہم یہ لیں گے بیوقوف بنانا۔ یہ حسن اسکوائر پر، یہ نیپا پر، یہ ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے آفیسز بنے ہوئے ہیں۔ میں یہی کہہ رہی ہوں آفس اتنے ہیں کراچی میں جتنے رہائشی نہیں ہیں اس سے زیادہ آفس ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آفس کھول کے بیٹھنے والے کی بیک ہینڈ پہ اتنی ہی اسٹرانگ جو ہے وہ کنسلٹنسی ہو کہ وہ آپ کا کام کر سکے۔ ایک بڑا کنسلٹنٹ جو سالوں سے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی فائل اسسٹ کرے گا، وہ ویزے کی ذمہ داری نہیں لے گا، لیکن وہ اپنا پورا انپٹ دے گا آپ کو تاکہ آپ کا ویزا اسسٹنس کے ساتھ لگ بھی جائے۔ اچھا، گارنٹی وہ بھی نہیں دے گا؟ گارنٹی کوئی بھی نہیں دے گا۔ ابھی I-20 میرے پاس ابھی ایک ریسنٹ کیس تھا اسٹڈی یو ایس کا، I-20 اس کا نکل آیا، ہم نے ٹینٹیٹیو I-20 نکال دیا۔ اب اس کے جو اسپانسر تھے وہ اس کے تایا تھے اور ہی از یو ایس کے وہ نیشنل ہیں، سٹیزن ہیں، وہ وہاں کی گورنمنٹ میں جاب کرتے ہیں، بٹ وہاں کیس آ کے اٹکا جب انہوں نے کہا کہ جی میں تو اتنے ہزار جو ہے وہ جو یونیورسٹی کی فیس ہے، اور یونیورسٹی بھی وہ جا کے خود چیک کر کے آئے۔ اچھا، کہنے لگے ہاں میرے آفس جاتے ہوئے رستے میں وہ یونیورسٹی برج پورٹ کی، یونیورسٹی کا نام ہے برج پورٹ ہے، وہ پڑھتی ہے، لیکن بس وہ وہاں اٹک گئے کہ میں تو 7,500 ہی شو کر سکتا ہوں، 1,500 میں مزید نہیں شو کر سکتا۔ اتنی سی بات پہ اوکے، جہاں آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں تو سر یہ جو کنسلٹنٹ لوگ ہیں نہیں، وہ ہمارے لیے نہیں، وہ بچے کی فیس تھی ایک سیمسٹر کی پر ایئر کی، وہ اسپانسر تھے ان کے تایا، تو وہ ان کے تایا جو ہے کہنے لگے میں اس کی 7,500 تو اپنے اکاؤنٹ میں شو کر سکتا ہوں، $7,500، لیکن میں 8,500 چلے ایک وقفہ لیتے ہیں سر، وقفے کے بعد چیئرمین سندھ یونائٹڈ پارٹی اور سید زین شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آئیں گے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ۔ صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ۔ وقفے کے بعد سر خوش آمدید، اور جس طرح آپ نے وقفے سے پہلے بتایا تھا کہ ایک سینئر سیاستدان بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور وہ آ چکے ہیں لائن پر۔ آپ چیئرمین ہیں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے، سیاست میں ایک طویل لیگیسی ہے اور آپ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، ریلی اپریشیٹ اس وقت بڑے پریشر میں ہیں، نہیں ہے کیا آگے ان کی لائے عمل ہے؟ سر خوش آمدید کہیں گے شاہ صاحب؟ جی شاہ صاحب آپ سن سکتے ہیں؟
हाँ, आवाज आ रही है, जी हाँ। सैयद जैन शाह साहब, आप पर 2 केस हो गए। आपने कहा 2 क्या, मुझ पे 22 केस करें, मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूं। मैं जिन इश्यूज को लेके सियासत कर रहा हूं आपको वो मानना होंगे। सर ये कुछ मुश्किल रास्ता है, जो आपके इत्तेहादी हैं वो कितने मुतहरिक हैं आपके साथ? देखिए, हमारे इत्तेहादी, मैंने बिल्कुल ये कहा है कि 2 क्या 22, लेकिन ये जाली केसेस का नतीजा मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन हमें ये इस सफर से गुजरना पड़ता है, इस मुल्क के अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे खड़े भी हमेशा इस कैदोबंद में रहे। हमारे रहबर साईं जीएम साहब पे रियासत ने सदा हमेशा केसेस रखे और 3 दिहाइयों से ज्यादा कैदोबंद में रखा, लेकिन वो अपनी बात पे स्टैंड लिया और आखिर तक सच के साथ रहे। एक बाकी हमारे इत्तेहादी जो हैं मुल्क में, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दोस्त, उसमें पहले ही पीटीआई और दूसरे कैदी हैं, और नीचे है हमारा सिंधु दरिया बचाओ तहरीक। ठीक है। उसमें अभी तो कोई ऑपरेशन उस पर नहीं है, लेकिन अभी भी केसेस को मुर्तज़ा खान जतोई और दूसरे साथी हमारे केसेस को फेस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क की बेहतरी का और तरक्की और मौजूदा जाली निजाम के खात्मे का रास्ता शायद हमारे, अगर कैद के से निकलता है तो हम ये इस सफर से गुजरेंगे और ये तकलीफें सहने के लिए तैयार हैं। इत्तेहादियों का इंतजार नहीं किया जाता, कुर्बानी पहले खुद से दी जाती है, तो इसलिए हमें मालूम है और इस सफर पे हम निकले हैं। और आज भी हम पिछले 2-4 दिन से भी मैं थरपारकर, बदीन और सब में यही कह रहे हैं कि भाई इस मौजूदा निजाम को खत्म करो, मौजूदा हाइब्रिड निजाम के जाली इलेक्शंस के निजाम को खत्म करो, और तो सियासी इस्तेकाम आएगा। नहीं शाह साहब, सॉरी शाह साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, मैं जान की अमान पाऊं। आपने कहा इस निजाम को कैसे खत्म करें, उसके लिए तो आइन में ऑप्शन मौजूद है ना सर? सर, ये जाली निजाम जब 47 फॉर्म बन जाता है, टप्पे बन जाते हैं, तो उसका हल तो निकलेगा। सिर्फ ये इलेक्शन रिजल्ट्स को बाहर करके और फॉर्म 47 को इधर करेंगे तो ये धड़म से जमीन पे आ जाएगा, और ये जो सीटें पीटीआई से खींची वो वापस हो जाएंगी, तो निजाम सीधा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जब भी ऐसे खराब हालात हों, जब मुआशी अदम इस्तेकाम हो और सियासी अदम इस्तेकाम हो, तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और जिन्होंने इनको जितवाया है तो वो ही रास्ता निकालेंगे, और पाकिस्तान में माजी में रास्ता निकलता रहा है कई मरतबा। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल, चूंकि आपका जो इत्तेहाद है, एक तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध में एक आपका इत्तेहाद है, उसके बाद अब एक जो बड़ा इत्तेहाद जिसके आप भी, आपकी पार्टी और आप लोग भी हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई और बड़े बड़े मोतबर नाम हैं वफाकी लेवल पर, तो वो इत्तेहाद क्या कोई धरना, कोई मार्च प्लान कर रहा है? अवामी राब्ता मुहिम का प्लान कर रहा है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अक्टूबर के शुरू में ही मीटिंग्स होने वाली है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई चेयरमैन है हमारे, मैं उसी इत्तेहाद का वाइस चेयरमैन हूँ सिंध की तरफ से, बलूचिस्तान से भी है, और मुत्तहिदा वज़ारतुल मुस्लिमीन के भी हैं, और काफी दोस्त हैं। लेकिन हम राब्ता मुहिम इसलिए चला रहे हैं कि उसके लिए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, करना जरूरी नहीं है, जलसे भी हो सकते हैं, रैलीज भी हो सकती हैं, और एहतजाज और हड़ताल भी हो सकती हैं। तो ये तो जो इज्तिमाई फैसला होगा इस पे हम करेंगे, क्योंकि ये सारे मसाइल भी ले, मादनी मसाइल भी ले, हमारे दोस्त नाजायज कैद में भी हो, इमरान खान, वजीर, कई दोस्त कैद में भी हो, और सियासत में SIFC हो, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हो, और क्या जाली इलेक्शन हो, इस टाइप की मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है इस टाइप के निजाम से। शाह साहब आपने सॉरी शाह साहब आपने कहा जलसे भी हो सकते हैं, रैलियां हो सकती हैं,
تو जेल भी हो सकता है, नज़रबंद भी हो सकते हैं, रियासत भी एक्शन में आएगी, उसके लिए क्या सोचा है? ये इस हुकूमत की कोई भी इखलाकी ताकत नहीं। अच्छा, मैंने कहा ना 22 केसेस कर दें, तो ये अगर होगी तो लोग, मेरा ख्याल है कि लाखों लोग निकलेंगे। हम जेल में जरूर जाएंगे अगर इसने नाजायज झूठे केस करना शुरू किए, अगर ये इम्तिहान आया तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन रियासत के लिए ये बुरा होगा। हम तो कह रहे हैं मुल्क में सियासी निजाम तब्दील हो, ना कि रियासत रिस्क में आ जाए। तो लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत को बचाने के लिए ये तरीका ढंग अपनाया जाता है तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। चेयरमैन से यूनाइटेड पार्टी सैयद ज़ैन शाह ने अपना मौक़िफ़ दिया। एक बड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत के लिए बनाया जा रहा है। हुकूमत को आप कितना प्रेशर में लेकर आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता आप पर 2 FIR हो गई हैं जिस पर आप बड़े गम गुस्से में नज़र आए। मलिक साहब। साजिद भाई क्या कहें, शाह साहब ज़ाहिर है कौम परस्त जमात से उनका ताल्लुक़ है और वो कौम परस्ती की सियासत करते हैं। हमने तो उनके अब्बा हजूर GM सैयद साहब के साथ भी हम उसमें काफ़ी छोटे थे, तो मगर सहाफ़त में तो आज क्या हम नहीं हैं, हमें भी बड़ा 32 साल हो गए हैं। तो इनको तो बड़े अरसे से हम देखते आ रहे हैं। हैदर मंजल तो हम आंखें बंद करके जाते थे और ऐसे आंखें खोल के आ जाते थे कि आज निज़ाम बदलेगा, आज सिंध बदलेगा, कल पगलेगा। तो आज तक तो हम यही देखते आ रहे हैं और हमेशा कौम परस्त जो उनकी सियासत रही है दोस्तों की, नारे तो बड़े ज़बरदस्त लगाते हैं मगर ग्राउंड पर कुछ भी नहीं होता। और ये हमेशा किसी न किसी की लाठी का जो है वो सहारा लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे सुनामी की एक लहर चली थी और वो भी कहते हैं कि अंपायर की उंगली खड़ी होगी तो मेरी सियासत चलेगी, और अंपायर की उंगली वाली, ये आज तक सारे वही अंपायर की उंगलियों के इशारों पर चलने वाले हैं। पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। अब ज़ैन शाह मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप कह रहे हैं ज़ैन शाह उंगली का इशारा? GM सैयद साहब देख रहे कहाँ है, यही वही निज़ाम है। कब तक, जब ये पूरी मुद्दत पूरी कर लेगा ये गवर्नमेंट, जब ये बल्दियाती ये जो कौमी इंतखाबात थे, ये 5 साल अब थोड़े दिनों की बात है, ये पूरे हो जाएंगे। और ये सिर्फ अपने बंद कमरों से कब निकलेंगे? ये बंद कमरों में बैठे हुए हैं। ये आप महीने में एक या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, वो फंक्शनिंग हाउस में जमा होते हैं, वहाँ इजलास होता है, एक मुज़म्मती बयान जारी हो जाता है और फिर यहाँ सब बंदे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लोग जो आज भी जुल्म सितम का शिकार हैं कहाँ बैठे हैं? एक सिंध का एक रियल इशू उठा था, पानी वाला मसला भी उठा था, उसमें थोड़ा बहुत ये नजर आए थे और तो फिर उसके बाद कहाँ है? कोई नजर आ रहे हैं? भाई इनको तो खा गए जरदारी साहब। अच्छा, अद्दी फरियाल साहब खा गए। बहन भाइयों ने इन कौम परस्त जमातों की सियासत का सत्यानाश करके रख दिया और ये सोते के सोते रह गए। इनको तो रात में भी दिन में उनको तारे दिखा दिए। अभी तो शाह साहब को मैं ये कहूंगा कि इनके साथ एक 2 फ्रेश चेहरे आ गए हैं। अच्छा, नए सियासत में एंट्री हुए हैं। मैं आता हूँ, ये कबल वक्त हो जाएगा, ये कबल वक्त हो जाएगा। दो जो नए तो उसके लिए चेयरमैन साहब ने भी तो बयान दिया है ना। मैं आता हूँ ना सर, मैं कनेक्ट करता हूँ, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। तसव्वुर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक मुनव्वर साहब, कोशिश करें इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं और फ़ोन कॉल पे हमें न सिर्फ हुकूमती शख्सियात, अपोजिशन के लोग, डॉक्टर हजरात, सिविल सोसाइटी, हर तरह का आदमी हमें ज्वाइन कर रहा है। वो बता रहा है कि वो अपने हिस्से का काम कैसे कर रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुमैल हैदर शाह जो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन हैं, आप सिंध के शहर सक्खर के, और वहाँ पे पीने के साफ़ पानी के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं।
اور وہ پروجیکٹ میں کتنے لوگ مستفید ہوں گے یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کام کیسا جا رہا ہے اور آگے کیا کیا پلاننگ ہے شہر کے لیے ان کے پاس. کیونکہ اکثر ایک جب عوام کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ شکایت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں, ہماری سڑکیں نہیں بنتی, ہماری اسٹریٹ لائٹس نہیں جلتی, ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ ہے. تو دیکھ لیتے ہیں, پوچھیں گے ان سے. تصور ملک صاحبہ, کراچی میں بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں, غالباً آپ نے بھی ماضی میں کی تھی, کیسا رہا, آگے کیا پلانس ہیں؟ تقریبات جی بالکل, کراچی شہر تو ایسا لگتا ہے تقریبات کی بنیاد پر بنا ہے. تقریبات اگر نہ ہو تو پھر کراچی ادھورا ہے. بٹ یہ ہے کہ میرا ہر ایونٹ کے پیچھے ایک مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی جو انیشیٹو لے کے ایونٹ کرواتے ہیں اس کا یہ جو ایجنڈا رکھتے ہیں ہم کہ آگے جو ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچے جو لرنرز ہیں یا جو اسٹارٹ اپس ہیں یا جن کے پاس اتنا خاصا فائنینس نہیں ہے. تو اگر ہم انہیں فائنینس نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم تعلقات, روابط, لوگوں کے نمبر, لوگوں کی موجودگی ان تک پہنچا سکے تاکہ وہ بھی معاشرے میں ایک اچھے مقام پر فائز ہو کے اپنا کاروبار کر سکے. اچھا, وہ جو لاسٹ آپ نے کیا تھا, یا آگے کتنے اور پروگرام کتنے کرنے ہیں آپ نے فیوچر میں, کوئی کمنگ ایئر میں کوئی پروگرام رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی بالکل, ارادہ تو ہے, اور اب جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے لوگوں کو ملا کے کریں, ساری قومیت کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. اس پر بھی ہے, ابھی یہ منتھ ہمارا پیس کا بھی گیا ہے, آج جو ہے وہ ورلڈ ٹورزم ڈے بھی ہے. مطلب سپٹمبر تو ڈاکٹرز کا, ٹورزم کا اور پیس کا خاص مہینہ مانا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم ان سارے پلیٹ فارم کو مکس اپ کر کے ایک ایجنڈا تیار کرتے ہیں اور اس پہ پروگرام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس زندگی کے تمام شعبوں سے لوگ مل جاتے ہیں. اور اکتوبر وہ تو ون آف دا اونلی کینسر کا مہینہ کہلاتا ہے, پنک اکتوبر. تو یوں کہنا چاہیے ان شارٹ کہ ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے اگر ہم ایک مدعے پہ متفق ہو جائیں, اگر ہم سب اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں تو ممکن نہیں کہ گلیاں سڑک تو چھوٹی بات ہے, ہم نظام ہی بدل دیں گے. ہم نظام بھی بدل دیں گے. بہت خوبصورت بات کی. ملک صاحب, آپ کو نظام بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اللہ محترمہ صاحبہ کی زبان مبارک کرے. اچھا, کہا کہ چھوٹے چھوٹے گلی میں دیے جلا کے نظام تبدیل ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. مگر آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو جس طریقے سے حکومتوں کے دوارا ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں, یہ تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک خواب سا ہے, دیا سے دیوانے کا خواب کہہ دیں. مگر کچھ انہونی بات نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے, ہو سکتا ہے. جی بالکل, امیدوں پہ دنیا قائم ہے اور امیدیں رکھنی چاہیے. مگر اللہ پاک جب چاہے گا تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی کچھ ایسی چیزیں نظارے آ جائیں, مگر ہمیں تو نہیں دکھتے کیونکہ نسل در نسل ہم ان کو کور کرتے آ رہے ہیں. کام تو ہو رہا ہے, یہ بادشاہت ہے, انیشیٹو تو لیا نا, یہ بادشاہت ہے. 200 موٹر سائیکلیں اسکوٹیاں دی, لیکن چلو شروعات تو ہوئی نا. سندھ میں ایک شروعات تو ہوئی نا, ایک دیا تو جلا نا. دیکھیں پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا سر. بسیں ہمیں 1300 چاہیے, لیکن 200-300 بسیں تو آئی نا, 400 تو آئی نا. سوری ٹو قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں, ہماری ہے نا یہ ہمارے یہاں جینیٹکلی ہے, ڈی این اے میں ہمارے, ہم انکریج کم کرتے ہیں, ڈسکریج زیادہ کرتے ہیں. میں کسی نظام کی بات نہیں کر رہی اور نہ ہی میں بہت ہائی لیول پہ بات کر رہی ہوں, میں ایک جنرل بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم کسی کے چھوٹے سے بھی, اگر میں نے جھک کر ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے بھی ٹیبل پہ رکھا یا ڈسٹ بن میں ڈالا نا, تو اس کو آپ انکریج کیجیے. انکریج کرنے والی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وقت نہیں رہا کہ ہم اب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے رہے, ہم اس کو پال 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 کے, اور یہ جناب آئے اور اپنا جناب مثالے والا پانی اور یہ فیکٹری والا آلودہ پانی, کیمیکل والے یہ پانی ڈالیں اور ان پودوں کو پروانی نہ چڑھ دیں, پہلے سے ان کو مسک کر دیں. صورتحال تو یہ ہے. اب جو ہے وہ بہت بڑے ایکشن کی ضرورتیں ہیں. اب وقت نہیں رہ گیا. اب ہم تو بچے کو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اگلا وقت اچھا آئے گا, اگلے اچھے آئیں گے. نہیں, ابھی 200 دیے ہیں, والا اس سے بہتر ہوتا. دیکھیں اگلے سال 400 کی بات آپ کر رہے ہیں, اچھا اچھی بات ہے, دینی چاہیے. مگر یہ 1000 اسکروٹنی کی بات ہوئی تھی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے ساتھ کہیں آپ ابھی وہاں سے کھانا پینا تو نہیں کر کے آ رہے, ان کی صحبت سے تو نہیں آ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو موٹر سائیکل تو وہ میں نے اسکوٹی دیکھی ہے گھر میں چلانے والی ہے.
अच्छा घर में चलाने वाली है तो वो भी दे रहे हैं, उसको भी देनी चाहिए। वही ना। मतलब आगे दो स्कूटी देखें, गवर्नमेंट सिंध, हुकूमत सिंध 200 स्कूटनियां कहाँ गई? आप फ्री में जो दे रहे हैं 3 लाख की एक स्कूटनी इन्होंने बताई है, हाँ। उसकी तशहीर में कितने अखराजात आ गए हैं वो भी तो सामने काउंट करें ना। कौमी खजाने पे जा रहे हैं ना, जाने चाहिए। मगर 1000 स्कूटनी का ये प्रोजेक्ट था, वो मेरे ख्याल है लगभग को 30 करोड़ की ये बात थी, 200 दे के चले गए हैं, बाकी की 800 स्कूटनियां कहाँ गई हैं? और अगर वो पेंडिंग में है तो कब आएंगी और किन लोगों को मिलेंगी, कहाँ पे जा रही हैं, किसको मिलनी चाहिए? सिर्फ कराची में कुछ लोगों को 200 कहाँ है? जैसे वो कहते हैं ना, ऊँट के मुंह ने एक जीरा, लोग खवातीन को दें आप, अच्छी बात है, गवर्नमेंट देना चाहिए। मगर भाईजान आपकी ये 20 साल हुकूमत है, ये अच्छा 20 साल में सिर्फ यही चीजें करेंगे। भाई अब बस करो, बहुत हो गया है। हम खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ रहे हैं, हम उसके विजन को बड़ा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, हमने मारे खाई हैं, सारा कुछ किया है। मगर यार आप बस करो भाई, जो फौज जफर मौज लगी हुई है, निकल कर कुछ आवाम का ख्याल कर, अपने वर्करों का ही ख्याल कर लें। अब तो वज़रा की जो वज़रा साबान आए हुए हैं ना, इनकी हालत तो यह है कि अब तो आम वर्कर भी नहीं मिलते इनसे, अच्छा ये उनको नहीं मिलते। भाई बहुत दूर हो गई, वो पीपल्स पार्टी वाली बातें नहीं रह गई। अब सिर्फ चमचागिर और कासा लेस इनके इर्द गिर्द जमा हुए हुए हैं, और ये उनके जो है ना खुशामदी टोलों ये बेनज़ीर साहिबा के साहबजादे बिलावल साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो खुद आए और बहुत सारी अच्छी खवातीन को बात है, दी। आना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब काम करना चाहते हैं, उनको उनका खुद वालदा के विजन, जो उनका सोच है, जो मैनिफेस्टो है, उसको आगे ले जाना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। और आप देखते हैं वो सैलाब में गए हुए थे, ठीक है, मैं आता हूँ। कुमेल साहब आ गए लाइन पे। कुमेल हैदर साहब ने मैं ज्वाइन किया है, आप डिस्ट्रिक्ट सक्खर काउंसिल के चेयरमैन। सर खुश आमदीद कहिए कुमेल साहब। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। कुमेल साहब, ये मैं आपकी वो देख रहा था वहाँ पे आपके शहर में कोई साफ पानी पीने का प्रोजेक्ट, आपने कितने लोग मुस्तफीद होंगे इससे सर? सर ये 30 लाख गैलन पर डे के हिसाब से ये फर्स्ट फेज है, ठीक है, और ये हमारी स्कीम 2020 की है, जो कि अभी 2-3 महीने के अंदर इनॉग्रेशन होगा, जो फुली कंप्लीटेड है। और इसमें ये जो 30 लाख गैलन पर डे के हवाले से नॉट इवन साफ पानी, ये सर्टिफाइड मिनरल वाटर होगा। ओके। इसके बराबर में हमने लैब बनाई है कि उस लैब के तहत वो पानी पूरा प्यूरिफाई होके ट्रांसफर होके और फिर जाएगा अंदर। और इसी तरह हमने इनके जितने भी घरों के जो पाइप्स होते हैं वो भी चेंज करवा रहे हैं, ताकि अगर पानी साफ भेजें और पाइप इज रस्टेड, तो रस्टेड पानी, वो पानी में फिर पाइप में फिर पानी खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो जो सप्लाइंग पाइप्स हैं वो भी तकरीबन सारे चेंज होंगे। तो जो ये फर्स्ट फेज है उसमें मोर देन जो घर शुमारी से नंबर हमें मिला है 8000 समथिंग जो घर है वो इस साइड पे है। एंड सेकंड फेज फिर दूसरा है जिसमें इसी तरह 7 से 8000 है, तो वो फिर सेकंड फेज इंशाल्लाह अगले साल स्टार्ट होगा। सो दिस इज द फर्स्ट इनिशियल बेसिस प्रोजेक्ट एंड द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि सर्टिफाइड मिनरल वाटर जो होगा वो हम टैप वाटर्स में देंगे। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा, ऐसे कितने और प्रोजेक्ट आपके शहर को चाहिए, तो तब जाके अहले सक्खर कहेंगे कि अब घर घर में पीने का साफ पानी है? इंशाल्लाह हमने सर इसी के साथ सक्खर शहर का भी स्टार्ट करवाया था। उसी वक्त भी वजीर बल्दियात और पब्लिक हेल्थ नासिर हुसैन शाह साहब थे, और ये खुसूसी स्पेशल पैकेज पे दोनों काम स्टार्ट हुए थे, रोड़ी और सक्खर के। लेकिन क्योंकि सक्खर बड़ा शहर है, आबादी में ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो वो उस वक्त जो प्रोजेक्ट मंजूर होके आया था वो पॉपुलेशन वाइज पूरा नहीं पड़ रहा था, क्योंकि फिर सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में पॉन्ड्स बनाने थे, ये मुख्तलिफ जगहों पे पानी डिसेल्ट करना था और फिर प्यूरिफाई करके सप्लाई करना था। तो उसमें भी हमारा काम जारी और सारी है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसी साल या 2026 की स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि सक्खर शहर का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमने वर्ल्ड बैंक के साथ, लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ मिलकर, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हमारा सक्खर एंड रोड़ी सर्टिफाइड प्योर पानी होगा। उसके बाद जो हमारे सक्खर के दूसरे सिटीज हैं, पनवाकिल हो गया, कंदरा हो गया, सालापट हो गया, बागिड़जी हो गया, उनके लिए भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो इस बार एडीपी था उसमें ज्यादा से ज्यादा जो उनका एम्फसाइज प्रोजेक्ट्स थे वो क्लीन वाटर
اور سولر کے تھے. ایک آخری سوری فار انٹرپٹ سر، کومیل صاحب ایک آخری آپ سے سوال ہے، چونکہ آپ جس شہر سے آپ کا تعلق ہے، جہاں سے آپ کے والد صاحب بھی الیکشن جیتے رہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور سیلاب کا خطرہ تھا، ٹل گیا ہے؟ جی بالکل سر، الحمدللہ پانی کا جو تھا ہم نے بڑے کوئی بھی کسی بھی نقصان نہیں ہوا، نہ جانی نہ مالی. اللہ کا بہت شکر ہوا کہ یہاں سے پانی خیر عافیت سے نکل گیا. ہم سب جو بھی پوری ٹیمز تھی سندھ گورنمنٹ کی وہ سب موجود تھی بندوں پہ، پاکستان آرمی، نیوی، اس کے علاوہ سب لوگ جتنے بھی آل لوکل کونسلز، بیوروکریٹ، ڈپٹی کمشنر، کمشنر ہیلتھ، ساری ٹیمیں تھیں. تو جو بھی خدا نہ خاصہ کوئی خدشہ تھا وہ نہیں ہوا. ایریگیشن نے بہت اچھا کام کیا، سندھ گورنمنٹ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ، ان کے منسٹر 10-15 دن جام خان شورو صاحب یہیں پہ سکھر میں رہے، مختلف بیراجز وزٹ کیے. آپ نے دیکھا چیف منسٹر سندھ نے 4-5 دفعہ وزٹ کیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خود سکھر اینڈ گڈو بیراج پہ آئے. تو وہ سب خیر وافیت ہو گیا. اور لا اینڈ آرڈر کا سکھر کے ٹھیک ہے، کیا آپ سن سکتے ہیں؟ غالباً کومیل صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ کومیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا ہے. پھر کبھی آپ کو ہم شامل گفتگو کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد خوش آمدید. اور ترقی خوشحالی پر ہم بات کر رہے تھے، اور ترقی کراچی میں بھی اب آئے گی سر. سڑکیں اچھی بنے گی، فلائی اوورس اور انڈر پاسز تو بن ہی رہے ہیں کچھ مقامات پر، اور آگے بننے ہیں. اور کیا ہونا، سی ایم صاحب نے احکامات جاری کر دیے کہ اب کراچی میں سڑکوں کا جال بچھایا جائے، تزئین و آرائش کا کام کیا جائے. اور پھر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی سوال ہوئے کہ سر ایک سڑک 3 بار بنتی ہے، تو بڑا بہترین جواب دیا. پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال چیئرمین صاحب سے ہوا کہ آپ کے کزنس فاطمہ بھٹو، جونیئر ذوالفقار بھٹو، وہ بھی سیاست میں آ رہے ہیں. تو بڑا بہترین جواب دیا. بلاول صاحب نے کہا کہ انہوں نے دیر کر دی، آئیں سیاست میں بھائی، میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں، ہماری پالیٹکس میں آئیں، اور آپ کے آنے سے بڑا ہیلدی معاملہ ہوگا. اور پھر انہوں نے یہ بھی برملا اظہار کیا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے یا میری بہنوں کی طرف سے کبھی ہم نے نگیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں دی اپنے کزنس کے لیے. تو اس اسٹیٹمنٹ کو ملک صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ساجد بھائی سوری میں نعمت آ گیا لائن پہ، میں ذرا نعمت سے بات کروں. سر خوش آمدید کہیں گے نعمت کھوڑ صاحب. تھینک یو بھائی جان، مہربانی. کھوڑ صاحب پہلے ذرا بلاول صاحب نے ویلکم کر دیا ہے جونیئر بھٹو کو سیاست میں، اور ان کی سسٹر کو بھی، فاطمہ کو بھی کہا ہے کہ موسٹ ویلکم. آپ نے دیر کر دی، آتے میں اپنے کزنز کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان کی سیاست میں. بھائی جان تھینک یو سو مچ اپنے پروگرام میں لینے کے لیے. بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین، انہوں نے ویلکم کیا فاطمہ بیوی کو اور ذوالفقار جونیئر کو. اور وہ اس کے پاس راستہ کون سا ہے، کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ان سے سوال پوچھا جاتا تو وہ کیا کہتے کہ میں ان کو سیاست میں نہیں آنے دوں گا، اس طرح کی تو ہے نہیں. اور بلاول کی شروع سے یہ رہی ہے کوشش کہ میں اپنے کزنس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر بناؤں، مگر ان کو تو آنا ہے. سب سے پہلے سندھ میں یہ جو بات کرتا تھا میں، پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے کارکن جو ہے، مرزا بھٹو کے کارکن، وہ بھی کہتے تھے. مگر سب سے زیادہ جو میں لکھتا تھا، کہتا تھا کہ فاطمہ بھٹو پولیٹکس میں ضرور آئیں گی اور ذوالفقار جونیئر کو آنا پڑے گا، وہ ضرور سیاست کریں گے. لوگ نہیں مانتے تھے مگر وہ آ گئے ہیں یا آ رہے ہیں. انہوں نے الگ پارٹی بنا، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو، جس کی چیئرپرسن گنوا بھٹو صاحب ہیں.
उससे अलग उन्होंने पार्टी बनाने का ऐलान किया है। आपने एक बात नोट की होगी, शायद कोई एतराज भी कर ले इस बात पे, कि बिलावल ने जब बात की कि मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी सिस्टर्स को कोई एतराज नहीं, पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं, उसने अपने वालिद का जिक्र नहीं किया कि उसके वालिद को एतराज है या नहीं। उनको एतराज का हक तो नहीं, कोई भी सिंध में पाकिस्तान में सियासत कर सकता है, कानून आइन इजाजत देता है, मगर ये पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है जिस तरह सिंध में, उसके नतीजे में एक बड़ा वैक्यूम जो है वो पैदा हुआ है, और वो भी बरसों से, कोई अभी नहीं हुआ। तो उसको काफी पार्टीज ने, लोगों ने फुलफिल करने की कोशिश की और काफी इत्तेहाद भी बने, और पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि कोई इत्तेहाद कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता। मगर ये ऐसी एक शख्सियत है फातिमा भुट्टो, मीर साहब की बेटी, और जुल्फिकार जूनियर, और उनका जो लब लहजा है, उनका जो अंदाज है अवामी पॉलिटिक्स है, और कोई प्रोटोकॉल नहीं लेना, सादगी अपनाते हुए, और सबसे बड़ी बात वो ये करते हैं कि जिए आवाम, जिए हारी, जिए किसान, जिए मजदूर, जिए पोरस, जिए भील, कोली, बागड़ी, जिए भुट्टो का नारा लगता है तो वो खुले आम सरे आम कहते हैं कि इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने इस नारे को, भुट्टे के नाम को बदनाम कर दिया है करप्शन के जरिए, बैड गवर्नेंस के जरिए, और अपनी जो परवरी के जरिए। तो ये जो जिस तरह बात करते हैं, तो ये काफी सारा लाड़काना में टफ टाइम दे सकते हैं अगर प्रॉपरली ये पॉलिटिक्स करें। तो अपने सारे जो मीर साहब के साथी हैं पुराने, उनको साथ लेके चलें, उनमें जो थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं वो खत्म करवाएं, तो काफी सारा टफ टाइम दे चले एक सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक आखिरी मेरा सवाल ले लें। अभी आपसे पहले सखर से कुमैल हैदर साहब लाइन पर थे, उन्होंने कहा कि पीने के साफ पानी के हम प्लांट लगा रहे हैं ताकि लाखों लोगों के घर पे मिनरल वाटर की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। इसका मतलब वो देर आए दुरुस्त आए काम कर रहे हैं। दूसरा, कुछ दिन पहले सखर से दूर घोटकी के इलाके में अब्दुल बारी पिताफी साहब के साथ जो मामला हुआ, फौरन से उनका माफी मांगना, क्या ये अलामत नहीं है, ये इशारे नहीं है कि अब वो पुरानी सियासत खत्म हो रही है, अब अवामी पॉलिटिक्स का आगाज है, अब मिनिस्टर खुद चल चल के आ रहे हैं, माफी तलाफी कर रहे हैं अगर कोई उनसे मिस्टेक हो रही है? बहुत अच्छा सवाल साजिद भाई। और जब भी किसी मुआशरे में पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो यकीनन एक क्वालिटी जो है वो जन्म लेती है। आप ऐसे समझ लें कि कोई आपके पड़ोस में किसी चौक पे एक दुकान होता है, जब उसको कोई कम्पीट नहीं करता उससे, तो वो अपनी मर्जी से रेट लगा रहा होता है, अपनी मर्जी से काम करता है। और जब और दुकान खुल जाते हैं, मैं पॉलिटिक्स को दुकान नहीं समझता मगर एक मिसाल दे रहा हूं, तो फिर जो कंपटीशन हो जाता है और रिलीफ जो है वो आवाम को मिलता है। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी को कभी टफ टाइम इस तरह मिला नहीं, और पीपल्स पार्टी ने ऊपर वालों से बनाए रखा हमेशा कि कुछ भी करो, जो भी करना है हम करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। बड़ी पुरानी कहानी है ये, उसमें जाएंगे तो बड़ा काफी सारी बातें निकलेंगी। तो अभी थोड़ा बहुत ये जो मैं कहूंगा कि जैसे एसयूपी सरगर्म हुई, सिंध के कौम परस्त सरगर्म हुए, सिर्फ एसयूपी की बात नहीं, एंटी कैनाल जो मूवमेंट चली वो, और जीडीए में हालांकि बडेरे बैठे हैं मगर है तो सही ना, उनकी एक वर्थ है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, एक पोजीशन है। उसके बाद जिस तरह जुल्फिकार जूनियर सरगर्म हुआ तो पीपल्स पार्टी काफी वो परेशान नजर आ रही है। मैं तो आपको लाड़काना की सिचुएशन बताऊं तो वहाँ बिलावल वहाँ भी गए, फरियाल ठाकुर साहब वहाँ भी, मैं जान की अमान पाऊं। एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा, कैटेगोरिकली इसका आपने जवाब देना है, टाइम बहुत कम है। बिल्कुल आपने बरमला इजहार किया उन जत्थों का, उन गिरोहों का, उन सियासी पार्टियों के बड़े बड़े ग्रैंड अलायंस का, लेकिन आप गवाह हैं, तारीख बोलती है कि सारे अलायंस एक तरफ, पीपल्स पार्टी एक तरफ, और जब इलेक्शन आती है तो ठप्पा तीर पर लगता है, पीपल्स पार्टी जीत जाती है। हाँ, ठप्पा कौन लगाता है, आवाम लगाता है या कोई और लगाता है, वो भी एक बात है। और मैं आपको बताऊं कि इलेक्शंस जो हैं वो 2024 के हों, इलेक्शंस 2018 के हों, इलेक्शंस जो हैं वो 2013 के हों, 2008 के हों,
आप जाएंगे जब अपोजिशन के वोट देखेंगे, कई इलेक्शन ऐसे हैं कि अपोजिशन के वोट ज्यादा होते हैं। मतलब एक इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मजमूई तौर पे 20-22 लाख वोट लिए पूरी सिंध से, तो अपोजिशन जो कैंडिडेट होते हैं वो काफी सारे होते हैं, उनके वोट 24 लाख तक होते हैं। तो इस तरह वो पीपल्स पार्टी एक पार्टी के तौर पर उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना रद्द किया जा सकता। बारी पिताबी का आपने सवाल पूछा, मैं उस पर जाऊंगा साजिद भाई। बड़ी बातें हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस किस तरह, ये एक बारी पिताबी का मसला नहीं। कुमेल दर्शा दावा कर रहे हैं कि हम मिनरल वाटर क्या देंगे। आप सिर्फ वाटर सप्लाई जो है हैदराबाद को, कराची को, आप कराची में बैठे हैं, आपके साथ कराची वालों के साथ 2-2.5 करोड़ लोगों के साथ सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। हैदराबाद में ये है, जामशोरो में ये है, घोटकी में, कश्मीर कंदकोट में, थरपारकर में, पूरी सिंध में, काछो में, कोहिस्तान में, नारों में, सब जगह पे पानी नहीं मिल रहा, सेहत की कोई सहूलत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। बारी पिताबी जिस तरह उसने भौतार गर्दी की तो आप एक शागिर्द को उसने चमाट मार दी। अभी ये सोशल मीडिया का प्रेशर है और एक अवेयरनेस है, सिंध में है, पूरे पाकिस्तान में है, उस वजह से इनको माफी भी मांगनी पड़ती है। वरना आप जाएं, नसर को किसने कत्ल करवाया, सहाफी को, अजय कुमार को किसने कत्ल करवाया, नाजिम जोखियों को किसने कत्ल करवाया, और रबाब के वालिद को, दादा को, चाचा को किसने कत्ल करवाया, प्रिया कुमारी के अगवा में कौन लोग मुलविस हैं। हम तो जाएंगे, केस टू केस जाएंगे। खिपरो में हाजी खुदा बख्श दर्द कत्ल हुआ, उसको किसने कत्ल करवाया। हम केस टू केस जाएंगे तो इतनी बातें निकलेंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। हमने कराची में एहतजाज किया था और शहीद गनी आया था, हमने उनको कहा था कि इस तरह नहीं चलेगा, ये भौतार गर्दी। पीपल्स पार्टी अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है तो वो साबित करे कि वो रियल डेमोक्रेटिक पार्टी है। बाकी वो वडेरों की, भौतारों की पार्टी है। और इस तरह जिस तरह बारी पिताफी ने किया, इस तरह करते रहेंगे तो ये पार्टी नहीं चल पाएगी, चाहे कुछ भी कर ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। रहमत खोर साहब ने मौक़िफ़ दिया, रोशनी डाली कि क्या हो रहा है सिंध के दीगर शहरों में। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। और वक्फे से पहले मैं सवाल कर रहा था मलिक साहब से, लेकिन कॉल लैंड हो गई। और मलिक साहब, मैं उसी सवाल से सर कंटिन्यू। अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान की सियासत में, नए नए लोग आए और उनको वेलकम करना। बिलावल की इस स्टेटमेंट से उसने अपनी शख्सियत बता दी कि मैं बेनज़ीर का बेटा हूँ, आए, मोस्ट वेलकम। और फिर उन्होंने बरमला बताया कि मेरी बहनें, मैं और हमारी पार्टी के लोग कभी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट हमने नहीं दिया। क्या दिया है बिलाल? सही कह रहे हैं साजिद भाई। देखें, इसमें तो कोई नो डाउट कोई शक नहीं है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और देना भी चाहिए। पहले बहुत नुकसान, मतलब हमने कोई बोले उन पर कोई हमने इस तरह के कोई बयानात ही नहीं देते हैं। नहीं, वो कर भी नहीं सकते। पहले उनकी तोपों को रुख उनके अब्बा हजूर जरदारी साहब की तरफ है। मीर मुर्जा भुट्टो के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात, बल्कि उनके मर्डर का मुकदमा उनके ऊपर, और जरदारी साहब के जो साथ चलने वाले आगा सिराज दुरानी थे और दूसरे जो लोग थे, उनको गुजर गए सारे, चला सारे गुजर भले जाएं, लेकिन वो जो एक नुकसान हुआ है उसको तो वो सर्ट सफाई आज तक नहीं है। और अगर वो, उनको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वो बिलावल ने कहा आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए। मगर मैं आपको बात बताऊं, देखें, मैं मीर मुर्जा भुट्टो साहब के साथ भी बैठा हूँ, उनके साथ भी हमारी नशस्तें रही हैं, जेल की सोबत भी रही है, 70 क्लिफ्टन में भी रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ भी हम रहे हैं, जरदारी साहब के साथ भी जेल की सोबतें भी हैं, और बिलावल हाउस में भी। आपको पता है कि हम ऐसे ही हर वक्त हमारा बैठना उठना। बिल्कुल। हम मैं समझता हूँ कि मैं तो काफ़ी करीब से इन लोगों को जानता हूँ। हम पहले ही कहते थे कि फातिमा को सियासत में आना चाहिए। वो दूसरा बेनज़ीर का चेहरा है, वो फातिमा बड़ा सॉफ्ट कार्नर वो चेहरा है, बड़ी ज़बरदस्त सुलझी हुई है। यही वजह है कि
اب جو بلاول اپنا جونیئر ذوالفقار علی بھٹو سیاست میں آئے ہیں تو وہ نئی پارٹی اناؤنس کر رہے تھے، تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ فاطمہ آ جائے تو اس کے بعد وہ عوامی موومنٹ میں بھی جائیں گے، گیٹ ٹوگیدر بھی جائیں گے، پھر رابطے کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، اور لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، اچھا پھر انہوں نے پارٹی اناؤنس کرنی ہے۔ سر ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کے مقابلے میں لیکن دیکھیں اب بات جب دو طرح کی، یہاں پہ تھوڑا سا چیز ہے، عوامی خون ہے وہ، ذوالفقار علی بھٹو کا انداز، امیر مرزا بھٹو کا بھی یہی انداز ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو تو ہم نہیں پہنچتے۔ اس طرف آپ کو آصفہ نظر نہیں آ رہی، لیکن آصفہ بلاول نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ وہ سیکورٹی کے حصاروں میں گرے ہوئے ہیں۔ بلاول ہاؤس کی جو دیواریں ہیں وہ بلند و بالا در و دیواروں میں، اس کے لیے میں ایک مثال دوں، قلعے نما گھروں میں وہ مثال دوں۔ لاسٹ الیکشن کیمپین جو گزر گئے الیکشن، تو سب نے کہا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ملے گا۔ پیپلز پارٹی نے کیا کیا، ایک بڑا ٹرک، روایتی ٹرک بے نظیر صاحبہ والا بنوایا، اس پہ چیئرمین صاحب کھڑے ہوئے اور وہ اس ٹرک کا ایک روٹ کا میپ دیا کہ یہ ٹرک بدین سے چلے گا، گھومتا سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، شکار، بس وہ بلاول صاحب کلین سویپ، سندھ فتح۔ کدھر ہے آپ ملک صاحب؟ نا ایسی بات نہیں ہے۔ اس 2018 کے پہلے سے زیادہ سیٹیں، سنیں 2018 کا وہ الیکشن کمپین تھی، تو یہ کیمپین بلاول نے چلائی نا، سے وہ قافلہ بلاول نے چلائی نا، بس وہ قافلہ گیا، گھوم کے آگیا، سندھ کا چکر کاٹا اور جیت گئے۔ میں اس قافلے میں اس ٹرک بلاول کو کیا ضرورت ہے گھر گھر جانے کی؟ میں اس ٹرک پہ سوار تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، زرداری صاحب کی سیاست اور ہے، عدی فریال صاحبہ کی سیاست اور ہے، اور بلاول صاحب کی سیاست بالکل وہی والدہ والی اور نانے والی ہے، اس میں وہی انداز، وہی بلڈ، وہی چیزیں چل رہی ہیں، اس کی تربیت بھی اچھی ہوئی ہے۔ یہاں تھوڑا سا جو ہے نا، جو آپ ٹرک والی بات کر رہے ہیں، میں نے 4-5 دن ان کے ساتھ گزارے ہیں، پورے جو سندھ کے دورے تھے، لوگ اس کو بے نظیر کے چہرے کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، زرداری صاحب کی وجہ سے نہیں آتے۔ جو بھی ہے نا، پیپلز پارٹی ایک منٹ جیت جائے گی، بلاول آج بھی جیت جائے گا، صرف سندھ میں ان کا ٹرک گھومے گا، بلاول کلین سویپ کر جائے گا پورے سندھ کو۔ سر وجہ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو وہ بات تھوڑا میں بتاتا ہوں نا، 2 وجہ ہیں اس کی۔ زرداری صاحب اور عدی فریال صاحبہ کی جو سیاسی ہے، جو کہتے ہیں نا سیاسی بصیرت، ایک منجو سیاستدان ہے، زرداری صاحب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے تو پہلے سے جھاڑو پھیر رکھا ہے سندھ کے تمام اضلاع میں، جو قداور شخصیات ہیں انہوں نے ساری پیپلز پارٹی میں لے لی، اور اتنی جو اب یہ دیکھا نا 17-18 سال حکومت ہے، بیوروکریسی جو ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، جو پہلے پھل پھول رہے تھے اب وہ گلے گزر بھی گئے، بیٹھے ان کی اولادیں بھی اتنی آ چکی ہیں کہ وہ بھی ہائی فائی بیوروکریسی کی سیٹوں پہ بیٹھی ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس موجودہ پیپلز پارٹی کو جونیئر ذوالفقار علی بھٹو میدان میں آ کے ان کو کلین آؤٹ کر دے گا، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہاں پر ایک اور چیز جو اس کو پسند کی جا رہی ہے، اس میں 2 چیزیں، بلاول بھٹو اکیلا نہیں نکل سکتا اور وہ نکلنے بھی نہیں دیں گے، اور نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ سیکورٹی تھریٹس ہیں، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، بلاول کے بغیر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو اس لیے اس کی سیکورٹی بہت سخت ہے۔ ہم جب ملتے ہیں نا تو ہمیں بھی ان کے جو سیکورٹی گارڈ ہیں وہ ہاتھوں سے ایسے آگے ہاتھ کر لیتے، روکتے ہیں، حالانکہ خود بلاول صاحب ملنا چاہتے ہیں، لیکن سیکورٹی تھریٹ تو ہے، وہ سب مانتے ہیں۔ اب آپ آ جائیں یہاں دونوں بہن بھائیوں کی، جونیئر ذوالفقار علی بھٹو اور فاطمہ بھٹو، اور بھائی جان تو ان کو بھی پیاری ہونی چاہیے، ان کے اگر ان کو خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک کہ ان کو کچھ ہو، مگر یہ تو ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر، اور یہی انداز بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا۔ میں تو ان کے ساتھ بھی چلا ہوں نا بھائی، ہم تو ان کے کافرے میں بھی رہے، ان کے جلسوں میں بھی ہوتے تھے، وہ ایسی تھی جیسے یہ ابھی یہ نوجوان لڑکا یہ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو یا فاطمہ کر رہی ہیں، مرتضیٰ بھی ایسا تھا، مرزا صاحب بھی ایسے تھے، میں تو ان کے ساتھ 70 کلفٹن میں ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، اور یہ کارنل میٹنگ میں بھی ہماری ملاقاتیں رہی ہیں۔ وہ بھی بہت دلیر آدمی تھا، ان کو بڑی تھریٹ تھی، منع کرتی تھی نا، دلیر آدمی تھا۔ دیکھو دلیری اپنی جگہ پر ہے، بے نظیر صاحبہ سے بڑھ کر شاید کوئی بھی دلیر نہ ہو، وہ عورت ذات ہو کے، وہ خاتون ہو کے، عورت ذات ہو کے، جو میں نے اس کے اندر دلیری پائی ہے نا، پاکستان کے کسی مرد یا کسی عورت میں نے نہیں پائی۔ ریلی اپریشیٹ، سوری فار انٹرپٹ، ریلی اپریشیٹ بے نظیر صاحبہ، آپ کو ہمارا سلام۔ ہم ان کو، یہ بہت بڑی بات تھا کہ اس کی قربانیاں، اس کی ڈکٹیٹر کے اپنی سامنے جان چلی گئی۔ آپ پنڈی کا جلسہ لے لیں، پشاور کی مارکیٹیں لے لیں، اچھا یہ کراچی کا 18 اکتوبر کا دھماکہ لے لیں، ٹھیک ہے نا، 3 نومبر والی ایمرجنسی لے لیں، میں نے بہت کلوز ان کے سفر کیا ہے۔ ایک بات اب یہاں جو بات ہے نا، یہ ان کا حق ہے۔ غنمہ بھٹو صاحبہ ان دونوں بچوں کو سیاست سے دور رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ ایک تو ان کا خود یہ تھا کہ میں ہوں نا، میں ہوں بس میری وجہ سے،
काफ़ी देर हो गई है उसकी वजह से, मैं तो ये समझता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि फातिमा भुट्टो नहीं चाहती थी कि फातिमा सियासत में है, गर्मा भुट्टो नहीं चाहती थी कि फातिमा सियासत में है, जूनियर जुल्फ़कार है, यही वजह कि उन्होंने दूर रखा। हाँ। अब वो काफ़ी माशाल्लाह एजेड हो चुकी हैं और अनायत भट्टी साहब वहाँ बैठते थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो इनको अब ग्राउंड मिला है। लेकिन अब मुलाकातें इनकी देखें, अब यहाँ मीर मुर्जा जतोई साहब से, ये मुर्जा जतोई से मुलाकात इनकी हुई है, पीर पघाड़ा साहब वालों से भी मिल रहे हैं। बात यह है कि ये जो जीडीए बैठी हुई है ना, जीडीए के बहुत सारे दोस्त हैं जो पीपल्स पार्टी से निकले हुए हैं, ओके, तो उनको तो तांगे की सवारी आप कह सकते हैं कि आज ठीक तक है। उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ना चले। आवाम ना कहीं भी। जो इस मजमे से निकलता ना, वो भुट्टो वाले काफिले से वो जीरो हो जाता है। अब ये रेल भुट्टो तो है, अब देखना ये है कि ये कितना सफर करते हैं और इनके साथ कौन कौन शामिल होता है। अगर ये नए चेहरों के साथ आते हैं तो फिर इनको बहुत देर है, इनको लोग लेने पड़ेंगे, कादावर शख्सियात लेनी पड़ेंगी। जो वोट बैंक है ना, वो पार्टियों से हटकर अंदरूनी सिंध का शख्सियात का शख्सियत का वोट है, ये तो बहुत शख्सियात लेनी बहुत पड़ेगी खूबसूरत। और फिर जाकर जो है ना कुछ हाँ। कॉन्फिडेंस में ये आएंगे और फिर जाके कुछ ना कुछ ये आप मुवाजना कर सकेंगे, वरना बहुत देर है अभी, स्टेक होल्डर्स, उसके ऊपर बहुत काम हो चुका। स्टेक होल्डर्स आपको साथ लेने होंगे जो वहाँ के ताकतवर लोग हैं। मैडम, क्या मैसेज देंगी अहले कराची को? अहले कराची को किस हवाले से मैसेज ये दें कि मुर्तज़ा वहाब साहब बड़े परेशान हैं, वो कहते हैं कि मुझ पर बेजा तनकीद होती है, क्या आपको, क्योंकि आप बीइंग कराची आइड, मुर्तज़ा वहाब सही काम कर रहे हैं? ये तो बड़ा मुश्किल सियासी सा सवाल है, तो सियासी सा जवाब आप इन देंगे। सड़कों पे घूमती हैं, अच्छी हैं सड़कें? सर माजरत के साथ, मैं तो जब भी कराची आती हूँ मैं 3 तलवार से नीचे जाने की कोशिश नहीं करती, इसलिए कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं सलाम करती हूँ और मैं आफरीन भेजती हूँ यूनिवर्सिटी रोड के रहायशियों को, करीमाबाद वालों को, अजीज़ाबाद वालों को, बफर जोन को, मैं उनको वाकई सलाम पेश करती हूँ, वो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। चूँकि जो मेरा एरिया है वो डिप्लोमेट का लगता है, मुर्तज़ा वहाब को भी तो बीबी सलाम करे ना, उनको भी कुछ अप्रिशिएट करें कि वो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे। देखिए बात यहाँ पे एक सियासी जवाब देना तो चाहिए, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात है। अगर अपनी बजाय इसके कि बहस की जाए और स्क्रीन पर आके अपना दिफा किया जाए, इसके बजाय मुल्क का दिफा कीजिए। जब हम ट्रंप से हाथ मिलाने नहीं गए, ट्रंप ने हमें हाथ मिलाने के लिए बुलाया है। जब हम 6 राफेल गिरा सकते हैं, जब हम S-400 गिरा सकते हैं, तो कराची की सड़कें उसके सामने क्या वैल्यू रखती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि हम स्क्रीन पे आते ही अपना दिफा करने लगते हैं। ठीक है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद और आखिरी सेगमेंट में हम आ चुके हैं और कुछ अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। बढ़ती हुई महंगाई, बड़े बड़े बिल देखकर ये रिसर्च हो रही है कि कराची में क्यों, पाकिस्तान में बल्कि लोग डायबिटिक के पेशेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं, हर दूसरा पेशेंट इसमें मुब्तला है। क्या ये वजह है मोहतरमा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, जब जिस वक्त बिल हाथ में आता है, अच्छा। ये जब कोई चीज़ जब हमारा कोई कसूर नहीं होता और कोई बिल हमारे ऊपर लग कर आ जाता है, तो उस वक्त इंसान अपने आप को बहुत बेबस सा महसूस करता है। तो फिर ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड प्रेशर ही वजह है सारी बीमारियों की, तो फिर शुगर तो होगा ना। ज़िंदगी से मिठास ख़त्म हो गई है। तो बस क्या करें सर। अच्छा, महंगाई तो वजह ये है, ये हर बंदा, वो एक डॉक्टर्स की रिसर्च है कि हर दूसरे बंदे को ये बीमारी मुब्तला है। ये पहले तो ना थी हमारे पास। वजूहात क्या है? हम जब बैठ के डिस्कस करते हैं, लोग ये कह रहे हैं यार महंगाई, टेंशन,
बड़ा बुरा हाल है। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे। देखिए, बात गुर्बत की तो है और महंगाई की भी है। महंगाई तो खैर आसमान से बातें कर रही है और हर शख्स अपनी बारी में अपना हिस्सा जो है ना वो समेटने की कोशिश करता है और सफ़र आवाम करती है। कहीं कुछ होता है, उसके रिफ्लेक्शन और उसके असरात जो हैं वो आवाम पर आते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, जिन घरों में एक ही शख्स कमाने वाला है तो उसे ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, या दिल का आर्जा होगा। ऑब्वियसली सी बात है, कैंसर में पाकिस्तान का 4थे पोजीशन पे कैंसर पेशेंट। अब बताएं। इसलिए कि हमारे यहाँ नाकिस खाना यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ अच्छी चीज़ों को बाहर दरामद करके जो है वो उससे ज़र मुबादला कमा के अपनी फैक्ट्रियों को और अपने बैंक को भरा जाता है। अगर हमारे यहाँ लोग ये सोचे कि हम अच्छी चीज़ सप्लाई करें, आवाम खाएगी, आवाम सेहतमंद होगी तो मुल्क बढ़ेगा, लेकिन हम अपनी बारी में जो है अपना बैंक भर लेते हैं। तो मिनिस्ट्रियाँ भी तो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड भी तो है ना। ठीक है। अब वो जाते हैं ना, वो रेस्टोरेंट्स का भी विजिट करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, उनका ये काम है ना मलिक साहब। टेंडर पर आए होते हैं, ठेके पे चल रही है मैं। अच्छा। फूड डिपार्टमेंट पूरा टेंडर पूरा। अच्छा, पूरा इल्जाम लगा रहे हैं पूरे। इल्जाम लगा लो, साबित करूंगा। आओ ना, कारकर्दगी देख लो, बात कर लो, बहुत सारी सबूतों के साथ दिखा देंगे। आगा फखर बैठा अच्छा, हुआ वो था, जो सर्टिफिकेट लगे हुए होते हैं, सर्टिफिकेट अभी शामिर भुट्टो साहब भी रहे थे, दूसरे भी बैठे हुए, क्या करते रहे। नहीं, ये जो सर्टिफिकेट लगे होते हैं रेस्टोरेंट पे बड़े बड़े, मिनिस्ट्री ऑफ फूड के कि हमने हर चीज़, सब ज़बरदस्त लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ कितने छापे पड़े हैं और कौन कौन से रेस्टोरेंट सील हुए हैं, कौन कौन सी दूध की गाड़ियाँ चेक होती, कौन कौन से कहाँ पे गोश्त चेक होता है, दिखाए ना रोज साजिद भाई। इसको वहीं जाके मैं इनकी इस जवाब को मैं अपनी कंसल्टेंसी से जाके जोड़ूंगी। बात वही हो जाती है, हमारे यहाँ बड़ा ऑफिस खोल के बैठे हुए होते हैं, लाइन से पूरी दीवार उनकी सर्टिफिकेट से भरी हुई होती है, लेकिन उनसे अगर आप एक मलेशिया का ई फॉर्म भी भरवा लेना और अगर वो सही भर दे, मैं अपना लाइसेंस जला देती हूँ। फिर इसी बात पे बस इनके जवाब में मेरा जवाब मिल गया आपको। बस ऐसे ही चल रहा है पाकिस्तान। मतलब ये सब धंधा है। देखिए साजिद भाई, महंगाई में मतवसत तबका तो बहुत ज़्यादा पिस चुका है। रही कई कसर वो भी पूरी हो चुकी है, अब मज़ीद गुंजाइश ही नहीं है। कुछ उम्मीद के चिराग अब जलना शुरू हुए हैं। हम तो कहते हैं कि मोदी तेरा शुक्रिया। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मोदी तेरा शुक्रिया। हाँ। तो रोज बाँ बाँ करता था, एक बार सामने तो आ गया। और भला हो आसिम मुनीर साहब का, हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ का, कि जिन्होंने उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और अल्लाह पाक ने इतना करम किया है। ये वही पाकिस्तान है, ये वही हुकूमत है। शहबाज शरीफ को मैं भी पसंद नहीं करता था, मैं कहता था कि ये एडमिनिस्ट्रेटर एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब तक तो बेहतर था, पीएम के लायक नहीं था। मगर अल्लाह पाक को क्या मंजूर होता है, बंदों को क्या ख्वाहिशें क्या होती हैं, वो अपनी जगह पर। आज वही शहबाज शरीफ है, आज वही शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन है, और वही हमारा आर्मी चीफ है, और वही आर्मी है कि जिन्होंने खाना काबा और रोज़ा रसूल की हिफाजत भी उनके हाथों में दे दी अल्लाह पाक ने। और पूरी आज सुपर पावर हम सुनते आए हैं जी, वो चीन बनने जा रहा है या अमेरिका है। हाँ। आज चीन की भी, अमेरिका की भी, इसराइल की भी, इंडिया के भी, सब की नजरों की आंखों के कहते हैं ना कि तारे बने हुए हैं। हाँ। तो वो 2 तारे बन चुके हैं, बोलते हैं एक प्राइम मिनिस्टर है और दूसरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल है। तो भाईजान, ये उस मुल्क की बात कर रहा हूं जिस मुल्क को आप हमारे अपने पाकिस्तानी भी हकारत की निगाह से देखते थे, छोड़ के भाग रहे थे। हाँ। और हमारा साबका प्राइम मिनिस्टर साहब, जिसको लोलियां दे दे के ना झोलियों में ऐसे लाड प्यार के साथ कंधों में बिठा के सुर्खी पाउडर लगा के हम आए, जिसकी 5-5 घंटों की तकरीरें सुनते थे, वो सुनामी आ रहा है, नया पाकिस्तान है, उस उजाड़ खान ने पूरे पाकिस्तान को उजाड़ के रख दिया था। वो कहता था कि ये बनाना बनने जा रहा है, ये डिफॉल्ट हो रहा है, वो जबरदस्त खाने, हमें मुर्गी अंडे और कट्टों के ऊपर लगा के खुद वहां बैठ गया। और वही मुल्क है ना यार, वही मुल्क है ना, कहाँ खड़ा है आपका इस वक्त। पहले भी तो चीफ मिनिस्टर वगैरह जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही। प्रेसिडेंट अमेरिका का वो 6 कदम आगे निकल कर
इस्तकबाल कर रहा है, तो भाई ये अल्लाह की देन है और आपकी फौज ने ये किरदार अदा किया। वो तो इज़्ज़ो बिल्कुल ऐसे ही। मंतशाओ, हुकूमतों वो में तो नहीं ज़िल्लो है, मंतशाओ। आपके को ये शहबाज शरीफ के क्रेडिट नहीं जाता, अच्छा, आर्मी को जाता है। आर्मी है ये, वही आर्मी अल्लाह पाक के बाद अगर आपके मुल्क की कोई हिफाजत की बिल्कुल, जिम्मेदारी head है propaganda तो वो चाहिए, सिर्फ आपकी आर्मी पाक को, फौज है। सिर्फ पाक फौज। ठीक है, आज भी कोई बदनस्ल किस्म के लोग जो है ना पाक फौज के ऊपर मैं देखता हूँ पोस्टर लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे जुमले कस रहे हैं ना कि उनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं उन्होंने किस किस माँ का दूध पियो हुआ है कि वो हलालियों वाला काम नहीं कर रहा, हराम। दुनिया सलाम कर रही है। और ये देखें पाकिस्तान के दुनिया में अमेरिका में झंडे लहराए जा रहे हैं, पाक फ्लैग लहराए जा रहे हैं, और तुम अपने मुल्क में बैठकर उस फौज को आज भी निशाना बना रहे हो। आज भी तुम निशाना एक सिर्फ छींक की मार हो, सुधा तुम फिर भी नहीं रहे हो, हाँ। हैं? सुधा तुम फिर भी नहीं रहे हो। सिर्फ ये दयानतदार पाक फौज है कि वो अपनों को एक तरफ अगर चमाट मारते हैं दूसरी गाल को छोड़ती है कि उनको चूमने की जगह रख रही है, वरना क्या इधर इनसे निपट सकते थे? रोज बांदर बशिए की तरह टपोरियां मारता था मोदी, बंद कर दिया मुंह। हैं? बांदर की तरह छपलियां मारता, आज बैठा हुआ ना पीछे, बंद कर दिया ना। किसने किया? आपने, मैंने। ये फौज ऐसी है, ये फलाना ऐसा है, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। और भाई और ये मुल्क ज़बानी दार है कलामी बुलंदियों या पे। सोशल मीडिया वो पे कहते नहीं थे। हुआ है, उसने अमली करके अमली- दिखाया दिन आज की भाई रोशनी में। एक बंदा भी अगर कोई माँ का सूरमा दयानतदार बंदा आ जाए ना तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, और ये आसिम मुनीर ने बदल के दिखाई है। बेशक। क्या तो बात एक है। बंदा है आज आप उसके जनाब जब आप कार्टून बनाते हो उसके ऊपर, जब आप पाक फौज के ऊपर जब आप ऐसी कारी ज़रबे लगा रहे हो तो खुदा की कसम है दिल जलता है। आज की रूटीन में जहां दुनिया सलाम कर खाना रही है। काबा में तुमने चोर चोर के नारे लगवाए, जी। रोजा रसूल की में तुमने जी, चोर चोर जी, के इनके नाम, जी। आज उसी जगह पर शहबाज शरीफ गुजर रहा है और वहां पर उसके हाथ चूमे जा रहे हैं। किसने चुमाया? उसको क्या मंजूर है? क्या बात है जी, ये उसको खूबसूरत- क्या मंजूर है? तुम उसको उसको क्या देखो। मंजूर है? हाँ, और ऐसे ही। मेरे जलने से आपके जलने से भाई कुछ नहीं, हकायक को समझो। आज मुंतशिर पाकिस्तान है यार, क्या पाकिस्तान है तो हम हैं। शादियाने बजाए जा रहे हैं वहाँ। शादियां ने बजाए जा रहे हैं, वहां की आवाम कह रही है, पुकार रही है कि पाकिस्तान क्या हमारे को पुकार रहे हैं? पाकिस्तान की फौज ने हमारी पहचान करा रखी है, इस धरती की पाकिस्तान की फौज ने पहचान कराई है। जबरदस्त। अगर यही फौज आंखें बंद कर ले तो तुम्हारे तो घर के चूल्हे भी बुझ जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत तुम खूबसूरत हमें बात ख्वाब की, सुखाने दिखाते बहुत हो। खूबसूरत शर्म बात का की। मकाम लोगों के लिए आज भी पाकिस्तानी हो के देखो, देखो अंदर की लड़ाइयां सियासत अपनी जगह, में रखो, अपनी जगह। सियासत में ठीक है, रखो, ठीक है। सियासत की लड़ाइयां सियासत में हो सकती है, हाँ। मगर आप इस इतनी हद ना क्रॉस करो हाँ। तो बाहर के लोग भी मजाक उड़ाएं आपका। बहुत खूबसूरत। अब बाहर से भी उंगली उठ रही है कि ये हाँ। तुम ला रहे लोगों को मैं क्या हो गया जो बांदर बशियों की तरह आपके डिंगियां मार जज्बात रहे से हैं। बिल्कुल मुत्तफिक हूं, और हमें ऐसे लोगों का, ऐसी सोच का कला कमा करना चाहिए कि जहां आप अच्छे को अच्छा कहें, इतनी तो आप में गैरत होनी चाहिए कि जहां पाकिस्तान सितारे की मानद चमक रहा है अल्लाह ताला के फजल करम से, वहां आप आज भी नेगेटिव कैंपेन अपनी ही मुल्क, अपने ही अफवाज के लिए चला रहे हैं, तो आपके लिए शर्म का मकान है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा लानत है आपकी ज़िंदगी पर, आपकी सोच पर। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नरम ठंडी और पुरसुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।